हेलो बच्चों, आद्या प्रसाद काशी प्रसाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ 4th सेमेस्टर के वीडियो के साथ। आज हम इस क्लास में आपको विज्ञान पढ़ाएंगे। आपका पहला जो चैप्टर है जैव विकास, जैव विकास के बारे में आज विस्तृत चर्चा होगी। आप लोग धैर्य बनाए रखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। जैव विकास, जैव विकास है क्या, पहले आप ये समझ लीजिए। कालांतर में सरलतम संरचना वाले जीवों से, कहाँ से, सरलतम संरचना वाले जीवों से जटिलतम संरचना वाले जीवों का जो निर्माण है, सरलतम संरचना वाले जीवों से जटिलतम संरचना वाले जीवों का जो विकास है वही आपका क्या है, जैव विकास है। जीवों का लुप्त होना, जीवों का विकास होना, यह सब जैव विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। जैव विकास के सिद्धांत के तहत कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने अपने मत व सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला हम लेते हैं लैमार्कवाद। क्या लेते हैं? लैमार्कवाद। इसे हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। लैमार्कवाद के जनक फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क हैं। लैमार्क महोदय ने 1809 ईस्वी में अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक, क्या, फिलॉसफी जूलॉजिक फिलॉसफी जूलॉजिक में जैव विकास का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि किसी भी जीव का विकास उसके रहन सहन, वातावरणीय परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है या उसके अंगों के उपयोगिता और अनुपयोगिता पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। इसी क्रम में उन्होंने अपने सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का जो सिद्धांत है, उससे जीवधारी का विकास होता है और उसी के आधार पर उसमें नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं और यही नए गुण आने वाली पीढ़ियों में वंशागत होते हैं। इसे ही हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के निम्नलिखित आधार हैं। नंबर 1, वातावरण का प्रभाव। दूसरा क्या है? आवश्यकता की पूर्ति। तीसरा, अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता
अनुपयोगिता का सिद्धांत। चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो हम पहले बिंदु वातावरण के प्रभाव पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। वातावरण जहाँ पर हम रहते हैं, आप जानते हैं कि हमारे आसपास के रहन सहन पर, हमारे व्यक्तित्व एवं शरीर पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। उसी के आधार पर हमारा जीवन क्या होता है, वह निर्भर करता है। जैसे किसी छोटे बालक को यदि हम जो वातावरण दे दें, उसी वातावरण में वह क्या होगा, वह स्वरूप ग्रहण कर लेगा। मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि यदि बालक, आप हमें एक बालक दे दीजिए, आप उसे कहें डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे जो भी बना दें, तो वह किस बेस पर कहते हैं कि वातावरण, मतलब जिस वातावरण में आप रखेंगे उसी वातावरण का क्या होगा, उन पर प्रभाव पड़ेगा। और आवश्यकता की पूर्ति, वह आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या होंगे, वे जीवन संघर्ष करेंगे। वह संघर्ष करते हुए अपने अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत यह कहता है कि उन्हीं में वह उपयोगी क्रियाओं को करना, उपयोगी कार्यों को करना शुरू कर देगा, जिससे वह अंग क्या होगा, वह अधिक विकसित हो जाएगा। और जब वह कार्य करते हुए एक स्पेशल प्रकार का अंग, मतलब वह अंग जो है एक स्पेशल टाइप का बन जाता है, तो वही उनके आने वाली पीढ़ियों में भी क्या होता है, वंशागत होता है। इसी को हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जिराफ का उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया कि पहले जिराफ जमीन पर चरते थे, वातावरणीय परिवर्तनों के फलस्वरूप वहाँ पर क्या हुआ, घास फूस समाप्त हो गई, तो अपने पेड़ों को उचकाना शुरू कर दिए और वह धीरे धीरे उनके आगे की गर्दन लंबी, यानी आगे की दोनों टांगे और गर्दन लंबी होती गई। और यह कारण उन्होंने बताया कि वह अपने गर्दन को उचकाते हुए अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते रहे, इसलिए उनकी गर्दन लंबी हो गई। मार्कवाद के अनुसार जो अंग ज़्यादा उपयोगी कार्य करता है, वह ज़्यादा क्या होता है, उपयोग में लाया गया होता है, वह ज़्यादा विकसित होता है। लेकिन इनके सिद्धांत में यह कमियां रह गईं। क्या रह गईं? कमियां। कमियों के विषय में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं। कमियां, आप जानते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में नाक कान छेदना यह सदियों से चलती आ रही प्रथा है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा प्राणी पैदा नहीं हुआ जिसके नाक और कान क्या हुए हैं, पहले से छेदे हुए हैं। तो यह, और पहलवान का बच्चा जन्म से ही पहलवान पैदा नहीं होता। डॉक्टर और इंजीनियर, आईएएस का बच्चा जन्म से ही वह आईएएस नहीं होता। वह यहाँ आकर के वातावरणीय परिवर्तनों के फलस्वरूप विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से वह तैयार होता है कि नहीं होता है, इस बात पर वह क्या के संशय है। तो यह मेन बिंदु थे जिन पर इनकी क्या हुई, कमियां उजागर होती हैं। इनके एक्सपेरिमेंट को गलत साबित करने के लिए बीजमान, कौन थे? बीजमान एक साइंटिस्ट थे। कई पीढ़ियों तक चूहे के पूंछ को काटते रहे, लेकिन एक भी पीढ़ी में बिना पूंछ का चूहा पैदा नहीं होता है। इसलिए आप यह कह सकते हैं कि अनुपयोगिता और उपयोगिता का जो अंगों का सिद्धांत इन्होंने बताया है, वह कहीं ना कहीं गलत सिद्ध होता है। अब हम चलते हैं दूसरे सिद्धांत डार्विनवाद की तरफ। इसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। डार्विनवाद के जनक इंग्लैंड के
प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हैं। इन्होंने 20 वर्षों तक प्रकृति की विभिन्न स्थानों की यात्रा की और जीवों के बारे में बहुत सी जानकारियां संग्रह की और 1859 में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति प्रकाशित की। नई जातियों की उत्पत्ति क्या की? प्रकाशित की। और जैव विकास के बारे में या जीवों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे जीवन की उत्पत्ति या जैव विकास कैसे हुआ। इस बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। अपनी संग्रहित जानकारियों के आधार पर डार्विन ने बताया कि प्रत्येक जीव जातियों के जो पूर्वज थे एक ही थे। जो जीव जातियों के पूर्वज थे एक ही थे, वह विभिन्न परिस्थितियों में पड़ जाने के कारण, भिन्न वातावरण में भिन्न परिस्थितियों में पड़ जाने के कारण उनके रंग स्वरूप क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। और कुछ निम्नलिखित कारण इन्होंने बताए जो विकास कैसे हुआ इसकी पुष्टि करते हैं। वह इस प्रकार हैं। नंबर 1, अधिक संतानोत्पत्ति। दूसरा, जीवन संघर्ष। विभिन्नताएं व आनुवांशिकता। विभिन्नताएं व आनुवंशिकता अनुवांशिकता। योग्यतम की उत्तरजीविता। पांचवा, प्राकृतिक चयन। छठा, नई जातियों की उत्पत्ति। नई जातियों की उत्पत्ति। इस पृथ्वी पर आइए हम एक एक बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। अधिक संतानोत्पत्ति। इस ब्रह्मांड में उपस्थित जो जीव हैं वह संतानोत्पत्ति करते हैं। इसे अधिक संतानोत्पत्ति को प्रकृति का नियम भी कहते हैं। जैसे एक मक्खी एक बार में 120 अंडे देती है और एक वर्ष में 6 बार, ग्रीष्म ऋतु में वह क्या करती है? 6 बार अंडे देती है। यदि उसकी पूरी प्रजाति यहाँ पर उपस्थित रह जाए, बिल्ली और कुत्ते देखते हैं 3-4 बच्चे देते हैं लेकिन सभी जीवित नहीं रह पाते। स्कैरिस लगभग 2.5 करोड़ अंडे देती है, मादा स्कैरिस। मांस जानते होंगे, मांस के संपुट में 2000 बीजाणु होते हैं। यदि जितने जीव जातियां यहाँ पर पैदा हों तो यदि सभी जीवित रह जाएं, समुद्रों में रहने वाली सीपी करोड़ों अंडे देती है।
यदि सभी जीव जातियाँ इस पृथ्वी पर पैदा होने के बाद उनका पतन ना हो तो वह पृथ्वी पर तिल मात्र की जगह नहीं रह जाएगी पैर रखने की। तो जब जीव जातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो उनमें जीवन संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जीवन संघर्ष एक जाति का उसी जाति के बीच, एक जाति का विपरीत जाति विभिन्न जाति के बीच, या जीव जाति का वातावरण के बीच जीवन संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। उन जीवन संघर्ष में जो अपने आप को साबित कर देता है वही यहाँ पर रह पाता है। और जीवों में अनेक विभिन्नताओं के कारण उनके जो लक्षण हैं आनुवांशिक हो जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। अपने आप को वही जीवित रख पाता है जो योग्य होता है, जिसका प्रकृति चयन करती है। डार्विन का मानना था कि प्रकृति उसी का चयन करती है जो क्या होता है, रहने योग्य होता है। इसीलिए इन्हें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और उसी प्राकृतिक चयन में जो जीव होते हैं वह प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप वो लक्षण वंशागत हो जाते हैं और एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वही जातियां अपने आप को साबित कर पाती हैं। लैमार्क की तरह हम डार्विनवाद में जिराफ का उदाहरण लेते हैं तो डार्विनवाद के अनुसार छोटी गर्दन बड़ी गर्दन वाले जिराफ जो है यहाँ पर पैदा हुए और वातावरणीय परिवर्तन के फलस्वरूप बड़ी गर्दन वाले ही अपने आप को यहाँ पर योग्य ठहरा पाए। इसीलिए उनकी प्रजाति क्या हुई, यहाँ पर बड़े गर्दन वाले जिराफ ही रह सके और छोटी गर्दन वाले जिराफ समाप्त हो गए, मर गए। तो यह रहा आपके डार्विनवाद का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक ह्यूगो डी व्रीज हैं। इन्होंने कहा कि वातावरणीय परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रत्येक जीव जातियों में कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान हो जाते हैं कि जो उनके जीव संरचना से अद्भुत या अलग, उसमें जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप जीनी उत्परिवर्तन के कारण अलग से लक्षण दिखलाई पड़ते हैं और यही लक्षण अगली पीढ़ियों में वंशागत होते हैं। यहीं से जीव का क्या होता है, विकास होता है। तो यह रहा आज के जैव विकास का यह टॉपिक। अगले वीडियो में आप आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।